Hello friends, welcome to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology, and here we are studying all the topics of biology of class 10th and 12th. Today we are going to study about life processes of class 10th unit 6 topic 1. Firstly, I request to you all, if you like my content, please subscribe my channel and click on bell icon to get notification of all my upcoming videos. गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। फर्स्टली, यहाँ तक के पैराग्राफ में सब लाइफ प्रोसेस के बारे में कॉमनली डिफाइन किया गया है। जैसे कि एक डॉग है, अगर वो रनिंग कर रहा है तो हम बोलेंगे वो लिविंग है। अगर काऊ है वो चबा रही है, अगर च्विंग कर रही है तो हम बोलेंगे वो लिविंग है। अगर मैन जो है शाउटिंग कर रहा है, जोर से बोल रहा है, तो हम बोलेंगे वो लिविंग है। लेकिन अगर क्या होगा अगर हम उन्हें सोता हुआ देखेंगे, क्या तब भी हम यही कहेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? क्योंकि ये जो वर्क अभी हमने बताया है, जो काम बताए हैं, वो तो वो सोते हुए नहीं कर रहे हैं। पर क्या होगा अगर प्लांट्स के केसेस में होगा? कैसे कहेंगे हम वो कि वो लिविंग है, कब नॉन लिविंग है? कुछ कहेंगे कि जब वो ग्रीन होते हैं तो हम कहेंगे कि वो जिंदा है, उनका जब कलर ग्रीन होगा, लीव्स का कलर ग्रीन होगा, तो हम उन्हें कहेंगे वो लिविंग है। पर तब क्या अगर जब प्लांट्स का कलर डिफरेंट हो? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो कुछ कहेंगे कि जब वो ग्रो कर रहे होंगे, जब उनकी लेंथ बढ़ रही होगी, जब वो स्प्रेड हो रहे होंगे, तब हम कहेंगे कि वो लिविंग है। पर कुछ प्लांट्स जो हैं विजिबली ग्रो नहीं करते, कुछ एनिमल्स हैं जो विजिबली सांस नहीं लेते हैं, कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी होते हैं कि जो सांस ले भी रहे होते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि वो सांस ले रहे हैं। तब क्या कहेंगे हम कि वो कैसे लिविंग है या कैसे नॉन लिविंग है? सो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है कि विजिबली मूवमेंट को हम लेकर, सिर्फ विजिबली मूवमेंट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि क्या चीज लिविंग में है और क्या चीज नॉन लिविंग में है। अब क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो जरूरी है? हमने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें टिश्यू होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनमें स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, एंड सो ऑन। इसलिए ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी के, इनकी मूवमेंट होना इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये सारी सीरीज जो है टिश्यू टू सेल टू स्मॉलर कंपोनेंट्स, अगर ये सीरीज जो है ब्रेक कर जाती है तो हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिजम्स इज नो लॉन्गर अलाइव। इसलिए लिविंग क्रिएचर्स की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली हर चीज की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक बॉडी भी है, अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है, रिपेयरिंग नहीं होती है, तो वो भी एक समय के बाद डेड हो जाती है। सो गाइज, ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग प्रोसेसेस जो भी हमारी बॉडी में चल रही होती है, इन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गाइस, फर्स्टली मेंटेनेंस फंक्शन तब भी होती है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, जब हम आराम से बैठे होते हैं। मेंटेनेंस प्रोसेस तब भी हो रही होती है जब हम सो रहे होते हैं। मेंटेनेंस प्रोसेस तब भी हो रही होती है। इसलिए जो भी प्रोसेस टुगेदर हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, अब जो तो अभी आप बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। जब ये सारी प्रोसेसेस एक साथ हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं तो हम उन्हें लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। गाइस, मेंटेनेंस प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, उसे डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, जो कि हम एनर्जी आउटसाइड ऑफ द बॉडी से लेते हैं। आउटसाइड बॉडी से हम एनर्जी कैसे लेते हैं? जैसे कि हम फूड अपने बाहर से खाना खाते हैं, वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हम बाहर से लेते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, मीट, हम नॉन वेजिटेरियन होंगे तो हम मीट खाएंगे, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर हमें बॉडी को ग्रो करना है तो हमें फूड को लेना पड़ेगा, और अपार्ट फ्रॉम फूड हमें रॉ मटेरियल और भी चाहिए होते हैं जो कार्बन बेस्ड होने चाहिए। जो प्रोसेस हम बाहर से लेते हैं, जो प्रोसेस जिसमें हम खाना बाहर से लेते हैं और बॉडी के इनटेक में हम उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, उतनी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आप सिर्फ फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी लेना ही सिर्फ इतनी सी प्रोसेस हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती। इसलिए मोर रॉ मटेरियल इज नीडेड। सो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि इस फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद उससे एनर्जी जनरेट की जाए।
जो हम ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं और बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। गाइज, जब फूड का कार्बन सोर्स और जो ऑक्सीजन हमने रेस्पिरेशन से लिया, जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी जनरेट होती है। जो एनर्जी जनरेट होने के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी इस रिएक्शन से कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होते हैं जो कि हमारे लिए यूजलेस होते हैं, इवन हार्मफुल भी हो सकते हैं। उन बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस बाय प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। गाइज, अब बात आती है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस की, जो कि न्यूट्रिशन है। गाइज, न्यूट्रिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जितना भी मैंने आज इस टॉपिक में आपको समझाना है, जो भी पढ़ाना है, उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और वो टॉपिक्स जो जितना भी हमने पढ़ा है उसमें शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ में दिया गया है। प्लीज गो थ्रू इट। What is nutrition? Nutrition is the process where an entity takes food and utilize it for energy. इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन क्या चीज है। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, जो कि हमारे बॉडी की प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं, तो क्या वहां पर हमारी एनर्जी यूज नहीं हो रही है? हमारी एनर्जी वहां यूज हो रही है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। जब भी हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी एनर्जी यूज हो रही है। इसलिए हमें फूड की नीड होती है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। गाइज, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो तो कॉमन होती है सब में, बट ये फुलफिल की जाती है डिफरेंट वेज से। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो इनऑर्गेनिक सोर्स यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लाइक वाटर, ये चीजें यूज करते हैं अपनी फूड मटेरियल, अपना फूड मटेरियल बनाने के लिए या अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और कुछ अदर होते हैं जो कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जो कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज किया जाता है, वो यूज ऑटोट्रॉप्स करते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। और जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटेक करते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, जो कि अपना फूड खुद जनरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स से हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, हम मीट के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, और हम अपने फूड के लिए हेट्रोट्रॉपिक हैं क्योंकि हम अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं जो कि अपना फूड बनाते हैं। अब न्यूट्रिशन जो है दो टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉप्स की, वो तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो जनरेट हो जाती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने खाने को बनाने के लिए, अपने खाने को जनरेट करने के लिए, अपना एनर्जी स्टोर को जनरेट करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है? जिसमें ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो आउटसाइड से अपना सब्सटेंस लेते हैं और उसको स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये आउटसाइड ऑफ द सब्सटेंस जो हम बाहर से लेते हैं, आउटसाइड से लेते हैं, वो क्या होता है ऑटोट्रॉप्स के लिए? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि एनवायरनमेंट से लिया जाता है, वाटर होता है जो कि सॉइल से लिया जाता है, सनलाइट होती है जो सूरज से ली जाती है, और क्लोरोफिल होती है जो कि प्लांट के अपने सरफेस पर प्रेजेंट होती है। अब ये सब चीजें मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसमें ये सारी चीजें मिलकर एक कम्प्लेक्स फूड को, या जो उसको हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक सोर्स है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और बाद में ये कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी की जनरेशन के लिए। एनर्जी को जनरेट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किया जाता है, और जो
कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, जो कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है कि जब भी प्लांट को नीड होगी तब वो स्टोर्ड स्टार्च को हम यूज कर सकते हैं। गाइस, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल्स, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बुक पेज नंबर 96 है, एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 96। इस बुक में इसमें आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्वायरमेंट से लिया जाता है एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो कि सॉइल से लिया जाता है, वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, और सनलाइट जो कि सूरज से लिया जाता है। जब इन सब चीजों की रिएक्शन होती है तो C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि एनर्जी सोर्स होता है प्लांट्स का, ये बनाया जाता है। और ये बाय प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऑक्सीजन है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर सुबह के टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, वो यही वाटर होता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज करते हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स अपनी सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अब गाइस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है, जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल से। अब क्लोरोफिल जो है लीव्स के पार्ट में, रूट्स में, स्टेम्स में, हर जगह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। अब लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद इस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और केमिकल एनर्जी जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको स्प्लिट कर देती है। जो वाटर सॉइल से हमने लिया होता है, उस वाटर को 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट कर देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये वाटर का हो गया। अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लिया था वो कन्वर्ट हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है एज अ कार्बोहाइड्रेट में। सो गाइज, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ठीक है। मतलब इस लीफ को जब एक पतली सी स्लाइस में काट कर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो ये ऐसा जैसा स्ट्रक्चर आता है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ये ऊपर वाली लेयर भी होती है और नीचे भी जो क्यूटिकल है वो होती है, ठीक है। क्यूटिकल के अंडर होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर साइड में होता है लोअर एपिडर्मिस। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम सेल कहते हैं, ठीक है, प्लांट सेल कहते हैं जो बीच वाला होता है। ये जो पोर्शन है इसके बीच में आपको ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं पैचेस टाइप, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल जो कि हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो गाइज, अब हमने पढ़ना है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये इनटेक और जो एग्जिट होता है प्रोडक्ट्स का, जो गैसेस का होता है, ये किसके थ्रू होता है। तो गाइज, वैसे ओवरव्यू में आपको बता दूं वो होता है इस स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ये आपने अभी यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में ये जो देखा है, ये चीज है, इसको गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। और गार्ड सेल के बाहर जो ग्रीन कलर का होता है उसको और गार्ड सेल को मिलाकर कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा टिनी पोर्स होता है जो कि लीव्स के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। और जो गैसेस की एक्सचेंज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, ये सारा इस स्टोमेटा के थ्रू होता है। और गाइस, जो ये स्टोमेटा है ये एक्सपैंड हो जाता है जब भी इनटेक होता है और श्रिंक हो जाता है जब भी इनटेक नहीं होना होता है। गाइस, ये सारी बातें जो हम अभी ये सब टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, जो बातें बताई गई हैं इस टॉपिक्स में, उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट को और रॉ मटेरियल की नीड होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये सारी जो नीड्स हैं जो प्लांट है ये सॉइल से पूरा करता है। सॉइल में ये सब जो हैं मिनरल्स ये प्रेजेंट होते हैं, और जो प्लांट है ये सॉइल से इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है। ये सब चीजें सॉइल से जब अब्सॉर्ब की जाती हैं तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में की जाती है। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में अब्सॉर्ब की जाती हैं। गाइस, न्यूट्रिशन की सेकंड फॉर्म है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे के बने हुए खाने पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है गाइस। अब हमने आगे पढ़ना है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, और ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं।
देखो जैसे कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। जैसे ही कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिजम्स में, वैसे ही स्पेशलाइज्ड पार्ट परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। जैसे कि ये अमीबा है, ये आप देख रहे हैं, ये अमीबा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ये अमीबा के पास ये फूड पार्टिकल है, इसने क्या किया, अपना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं और इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। और जब ये फूड पार्टिकल्स इस स्यूडोपोडिया के अंदर आ गया तो इसने ये प्रोजेक्शंस जो हैं क्लोज कर दिए और फूड पार्टिकल्स अंदर आ गया। एक फूड वैक्यूल्स में वो फूड प्रेजेंट है और बाद में ये डिफ्यूज होता है, डाइजेशन होती है और साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। इस तरह से सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना जो इनटेक है वो ऐसे करते हैं। और अब हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। नेजल पार्ट से लेकर जो एनस पार्ट तक की पूरी ट्यूब है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। गाइस अब मैं आपको इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू समझा देती हूँ, ठीक है। और ये डायग्राम आप अपनी बुक के पेज नंबर 99 पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 99 पर ये डायग्राम दी गई है। सबसे पहले आता है टीथ। टीथ क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसके पीसीस बड़े होते हैं। हमारे टीथ क्या करते हैं, उन पीसीस को च्वी करके छोटे छोटे पीसीस में क्रश करते हैं। और ये क्रशिंग जो है सबसे फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेशन का। गाइस हमारे माउथ में ही एक हमारा ग्लैंड होता है, सलेवरी ग्लैंड। हमारा ये जो पोर्शन होता है, हमारा वैसे पूरा ही पोर्शन बहुत सॉफ्ट होता है और इस खाने को इजी पासेज देने के लिए इसको स्लिपरी बनाया जाता है। सलाइवा जो है वो इस खाने को सलाइवा जो है वो उस खाने को सॉफ्ट कर देता है, वेट कर देता है, जिससे जो पैसेज है, जो इसका आगे का रूट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। और ये जो सलाइवा है स्लेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अनदर एस्पेक्ट होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें खाने को पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए, पूरा न्यूट्रिशन लेने के लिए एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उसको स्मॉलर बनाने में हेल्प करती हैं। और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, जो कि इस खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए सलाइवा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सलाइवा में एक और एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। स्टार्च एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। गाइस जब हमारा यहाँ तक का हो गया माउथ का पार्ट, जब ये फ्रॉम जो ट्यूब है माउथ से लेकर जो स्टमक तक जाती है उसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। दिस पोर्शन फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, इतने से ट्यूब को हम ईसोफेगस बोलते हैं। इसका इतना कोई काम वैसे रोल होता नहीं है, बस यही रोल है कि ये माउथ से खाने को स्टमक तक पहुंचाता है। गाइस अब बात आती है स्टमक की, इस पोर्शन की। स्टमक जो है एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपैंड करता है जब खाना उसके अंदर एंटर होता है। स्टमक की जो वॉल होती है, मस्कुलर वॉल होती है, जो कि खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है विद अदर डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेशन स्टमक में वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से, जिसमें काफी सारे हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे कि HCl, पेप्सिन, म्यूकस। जो HCl है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो कि पेप्सिन को अपना एक्शन करने में हेल्प करता है। और जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl के एसिडिक नेचर से। अब स्टमक का जब ये काम हो जाता है, इसमें HCl ब्रेक डाउन करता है और उसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं उन्हें और ब्रेक डाउन करता है, उसका वो एसिडिक मीडियम बना देता है। उसके बाद जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है गाइस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पिंचर मसल्स के थ्रू खाना पास ऑन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। और स्मॉल इंटेस्टाइन वो ऐसा साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की।
ठीक है। यहाँ 2 टाइप्स के सिक्रीशन होते हैं, वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं पर 2 बाहर से आता है, जैसे कि लीवर का सिक्रीशन, दूसरा ये लीवर है ये सिक्रीट करता है यहाँ पर अपना जूस, पेनक्रियाज जो है अपना जूस यहाँ सिक्रिएट करता है, और ये अपना इंटेस्टाइनल जूस जो है यहाँ पर सिक्रीट होता है खाने की कंप्लीट डाइजेशन के लिए। अब यहाँ पर फूड जो है इज इन एसिडिक नेचर, और जो हमें स्टमक से लिया गया अब उसको अल्कलाइन बनाना पड़ता है ताकि पेनक्रियाज जो है अपना अफेक्टिव वर्क इस पर कर सके। अब बाइल जूस जो लिवर सिक्रीट करता है वो स्पेशलाइज्ड होता है फैट्स को डिसॉल्व करने के लिए, जो कि फैट्स लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको लिवर एंजाइम जो है वो और उसको डाइजेस्ट करता है और स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बनाता है। जो बाइल सॉल्ट होता है वो ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो पेनक्रियास है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेस होता है, ठीक है। और फाइनली इस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। जो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। जो विलाई है, अब ये जो विलाईज हैं ये क्या करती हैं कि जो भी न्यूट्रिशन अब बचा होता है उसमें उसको अब्जॉर्ब करते हैं, पूरा कंप्लीटली अब्जॉर्ब करते हैं। ये छोटे छोटे विलाईज हैं। इन विलाईज की वजह से स्पेस काफी बढ़ जाता है, जिससे ये खाने के अंदर तक जाकर उसमें से न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट होता है जहां पर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। जो विलाई होते हैं उनके ऊपर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हुआ होता है उसको पूरे बॉडी में लेकर जाते हैं सेल की ग्रोथ के लिए, सेल के रिपेयरमेंट के लिए, और सब एनर्जी जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यहीं से जो है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में जाता है। गाइज, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जो फूड पार्टिकल्स जो बच जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है, जो रिमेन पार्ट जो फूड का है जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसमें क्या होता है कि जो वाटर क्वांटिटी बची होती है उस मटेरियल में वो लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करता है। गाइज, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बात आती है एनस की, सबसे लास्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। एनस में क्या होता है कि जो रेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रिगार्डेड बाय द एनल स्पिंचर। वो मसल्स होता है जो कि इस एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय गाइस। Please like, share, subscribe my channel and click on bell icon to get notification of all my upcoming videos. Guys, अगर आप इस टॉपिक की PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।